डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। इन्होंने 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन के इंटरव्यू में कहा था, मैं जेफरी एप्स्टीन को 15 सालों से जानता हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, उसके साथ रहना बहुत मजेदार है। उसे खूबसूरत लड़कियां उतनी ही पसंद हैं जितनी मुझे, और उनमें से कई लड़कियां कम उम्र की होती हैं। अब ये जेफरी एप्स्टीन कौन था? कैसे डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को अमेरिका के सबसे अमीर सेक्स ऑफेंडर के साथ जोड़कर देखा जाने लगा? वो कौन से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अमेरिकन पॉलिटिशियंस थे जिनका नाम 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को सेक्सुअली असोल्ट करने में सामने आया? और कैसे बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे कई नामी गिरामी हस्तियों का नाम अमेरिका के रिचेस्ट सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के साथ जुड़ चुका है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और वीडियो के अंत में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे सरकारी सिस्टम और अमीर लोग अपना तालमेल बिठाकर चलते हैं तब तक जब तक कि उनके घिनौने राज सबके सामने खुल ना जाए। Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. साल 2003 में अमेरिकन मंथली मैगजीन वैनिटी फेयर की रिपोर्टर विकी वॉर्ड को उनके सीनियर एक काम सौंपते हैं कि वो एक बिजनेस इन्वेस्टिगेशन करे जेफरी एप्स्टीन के बारे में, कि ये आदमी क्या करता है, ये पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज में इतना फेमस क्यों है, और सबसे बड़ी बात कि जेफरी की इनकम का सोर्स क्या है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब ये एक नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल होने वाला था जिसके बारे में रिपोर्टर को अपनी मैगजीन में पब्लिश करना था, पर रिपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन एक नया मोड़ ले लेती है जब उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका ऑफिशियली काम के दौरान जेफरी एप्स्टीन के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। साल 1995 में जेफरी एक आर्ट एग्जीबिशन में जाता है और वहां पर मारिया फार्मर नाम की एक लड़की से मिलता है। लड़की की पेंटिंग्स को ये डिस्काउंट पर खरीद लेता है और बदले में उसे एक जॉब ऑफर करता है। जेफरी ने न्यूयॉर्क में एक मैंशन खरीदा था, उसी की डोर मैनेजिंग यानी कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब लड़की को ऑफर की जाती है। जॉब पीरियड के दौरान जेफरी लड़की से उसकी बहन एनी के बारे में पूछता है और उसकी इंटरनेशनल ट्रिप को फंड करने का ऑफर देता है ताकि एनी आगे चलकर एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन ले सके। उस समय मारिया फार्मर तो कॉलेज पूरा कर चुकी थी, लेकिन जो छोटी बहन थी वो अंडर एज सिर्फ 16 साल की थी। अब जेफरी एप्स्टीन की एक गर्लफ्रेंड भी थी, मैक्सवेल। ये भी इस पूरे कांड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैक्सवेल एनी को अपने साथ न्यू मैक्सिको के ट्रिप पर चलने का ऑफर देती है। इस ट्रिप पर बाकी स्टूडेंट्स भी आने वाले थे, पर जब लड़की जेफरी और मैक्सवेल के साथ न्यू मैक्सिको में 8000 एकड़ के फार्म हाउस पर पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और वहीं पर उसके साथ यौन शोषण किया जाता है। इसके बाद लड़की डर जाती है और इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताती। पर कुछ समय बाद जेफरी और उसकी गर्लफ्रेंड ने मारिया, जो कि बड़ी बहन थी, उसके साथ भी ओहायो स्टेट में बिजनेस ट्रिप पर कुछ ऐसा ही किया था। दोनों बहनें आपस में बात करती हैं जिससे दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की जाती है, पर मामला उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था, तो मारिया फार्मर को एफबीआई में जाने की सलाह दी जाती है। एफबीआई में इनकी सारी बात सुनी जाती है पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब मारिया फार्मर और उसकी बहन एनी की स्टोरी को ये रिपोर्टर कवर करना चाहती थी, पर उसे अपने बॉस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अब ये पहला इंसिडेंट था जिसके बारे में जेफरी के खिलाफ 1996 में कोई रिपोर्ट हुई थी, पर कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था। लेकिन 2005 में जेफरी के खिलाफ पहला ऑफिशियल केस फाइल होता है। एक 14 साल की बच्ची के माँ बाप कंप्लेंट करते हैं कि एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उनकी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज किया है, और ये सब कुछ हुआ था फ्लोरिडा के पाम बीच हाउस में। अब इस इलाके में घर होना कोई छोटी बात नहीं थी। अमीर लोग यहाँ पर घर लेते थे इसीलिए ताकि उनकी प्राइवेसी से छेड़छाड़ ना हो। लेकिन फिर भी 2003 में जेफरी के एक पड़ोसी ने पुलिस को कंप्लेंट दी थी कि जेफरी के घर में बहुत ज्यादा लड़कियों का आना जाना है और ये सभी लड़कियां कम उम्र की लगती हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। पुलिस इस बात की तहकीकात करती है, पर लड़कियां अडल्ट एज की पाई जाती हैं तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती। बैक टू 2005, अब जिस 14 साल की बच्ची के साथ अब्यूज हुआ था, पेरेंट्स को उस बच्ची के पास से $200 मिलते हैं। पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि स्कूल में इस लड़की के फ्रेंड ने इसको कहा था कि पाम बीच के पास एक घर है जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है जो अपनी मसाज करने के बदले लड़कियों को $200 देता है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें सिर घुमा देने वाली बातें पता चलती हैं। जेफरी एप्स्टीन ने स्कूल गर्ल्स की एक चेन शुरू की हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से नेटवर्किंग मार्केटिंग की चेन काम करती है। एक आदमी 2 को जोड़े और 2 आदमी आगे 4 को जोड़े, फिर 4 आगे 8 को, और ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिशियली लगभग 3 से 4 लड़कियां सामने भी आई जिन्होंने ये कहा था कि जब वो 18 साल से कम उम्र की थी तब उन्होंने 40 से 50 लड़कियों को जेफरी एप्स्टीन से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिनका उन्हें टाइम टू टाइम कमीशन भी मिलता था। अब इस पूरी चेन में जितनी भी लड़कियां इसका शिकार बन रही थी उन सब में कुछ बातें कॉमन रहती थी, जैसे कि फाइनेंशियली पुअर होना, घर का माहौल ठीक ना होना और ड्रग्स की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होना। कुछ केसेस में तो लड़कियों को पहले से ही किसी और के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज किया जा चुका था। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि सभी लड़कियों का बैकग्राउंड एक जैसा हो। साफ पता चलता है कि इतने बड़े लेवल पर लड़कियों का अब्यूज किया जा रहा था सिस्टमेटिक तरीके से, और ऐसी टीनेजर्स लड़कियों को जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ अच्छा ना चल रहा हो, इनको मैनिपुलेट करना जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों
के लिए बहुत आसान हो जाता है। मामला बहुत संगीन हो चुका था क्योंकि इसमें बच्चे शामिल थे। पुलिस पाम बीच हाउस को सर्च करती है। उस घर में पुलिस को मसाज रूम सेटअप मिलता है और दीवार पर लगी हुई कुछ नंगी तस्वीरें मिलती हैं। इसके अलावा पुलिस को और कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर पुलिस समझ चुकी थी कि जेफरी एप्स्टीन को किसी ने पहले से ही टिप दे दी थी कि रेड पड़ने वाली है। देखिए, इस आदमी के ऑलरेडी कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये डोनेशन भी बहुत ज्यादा करता था ताकि इसकी इमेज अच्छी बनी रहे। इवन 2005 में जिस पाम बीच पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ पहली रिपोर्ट फाइल हुई थी, उसी पुलिस स्टेशन में इसने 2001 में $1 लाख डोनेशन भी दिया था। ये आदमी यूनिवर्सिटीज, सोसाइटी वेलफेयर प्रोग्राम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेमिनार में डोनेशन देता रहता था और यही कारण था कि ये आदमी 16 से 17 साल की लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता था। वो लड़कियां सोचती थी कि ये आदमी पढ़ाई और करियर को लेकर इनकी हेल्प करेगा। ये आदमी इतना रिच कैसे हुआ और डोनेशन कैसे देता था, कहां से देता था, ऑफिशियली इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस बंदे के पास न्यूयॉर्क में एक मेंशन था, एक मैसिव अपार्टमेंट पेरिस में था, 8000 एकड़ का फार्म हाउस न्यू मैक्सिको में था, $20 मिलियन का एक मेंशन पाम बीच फ्लोरिडा में भी था और इस बंदे के पास खुद के प्राइवेट प्लेन्स भी थे और इन सब प्रॉपर्टीज के अलावा इसके पास एक खुद का प्राइवेट आइलैंड भी था। और सबसे घिनौनी और परेशान कर देने वाली बातें और राज इसी आइलैंड से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के हर सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन को यही चिंता सता रही है कि कहीं उनका नाम इस आइलैंड या फिर जेफरी एप्स्टीन के केस के साथ न जुड़ जाए। ये आइलैंड इतना ज्यादा बदनाम है कि इसको लोग पीडोफाइल आइलैंड के नाम से याद करते हैं। पीडोफाइल का मतलब है कि वयस्क आदमी जो बच्चों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। अब 2006 में जेफरी एप्स्टीन के कांड के बारे में मीडिया में पब्लिश होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण केस FBI के पास चला जाता है ऑफिशियली तौर पर। और आयरनी देखिए, FBI अपनी तहकीकात शुरू करती है मारिया फार्मर से। ये वही मारिया फार्मर थी जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मारिया फार्मर ने 1996 में FBI को सब कुछ बताया पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब जेफरी ने इसको इतना ज्यादा धमका दिया था कि ये डरकर 2 घर बदल चुकी थी और नॉर्थ कैरोलिन माउंटेन्स में जाकर छुपकर रहने लगी थी अपने किसी रिलेटिव के घर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्टिम सबके सामने आती है ऑफिशियली तौर पर, वर्जीनिया गुफेर। ये भी अंडर एज ही थी जब स्कूल की समर हॉलीडेज में डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में, जो कि पाम बीच में ही है, वहां पर लॉकर रूम अटेंडेंट का काम कर रही थी और इसको भी जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड मैक्सवेल ने ही रिक्रूट किया था। अब ये लड़की आगे चलकर मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहती थी और इसी बात का फायदा उठाती है मैक्सवेल। लड़की को मनाती है कि वो जेफरी एप्स्टीन को मसाज देकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकती है। अब बदले में उसे जेफरी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देगा और अच्छे सर्टिफिकेट्स भी दिलवा देगा। अब वर्जीनिया को लग रहा था कि ये सिर्फ मसाज होने वाली है, पर ऐसा होता नहीं है। जेफरी बेड पर उल्टा लेटा हुआ था और लड़की उसे मसाज दे रही थी। दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। लड़की अपने पास्ट के बारे में बता रही थी और इस लड़की का पास्ट भी बहुत ज्यादा अब्यूजिव था। दोनों की बातें बहुत सीरियस चल रही थी, पर जेफरी एकदम से घूम जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को एक अंडर एज लड़की के सामने एक्सपोज कर देता है। लड़की शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। इस लड़की के साथ भी शारीरिक तौर पर छेड़खानी की जाती है और हद तब हो जाती है जब एक दिन मैक्सवेल वर्जीनिया को एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि तुम्हें इसके साथ वो सब कुछ करना होगा जो तुम जेफरी के साथ कर रही हो। और उस समय भी ये लड़की अंडर एज ही थी। आगे चलकर ये लड़की इस केस में एक ऐसे आदमी का नाम उजागर करती है जो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स और मोनार्की को हिलाकर रख देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि क्वीन एलिजाबेथ का बेटा प्रिंस एंड्रयू था। एंड्रयू की वर्जीनिया के साथ एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें वो वर्जीनिया की कमर में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और पीछे मैक्सवेल खड़ी हुई थी। इस प्राइवेट आइलैंड के एक इलेक्ट्रिशियन ने ऑन रिकॉर्ड ये भी बताया था कि उसने स्विमिंग पूल में प्रिंस एंड्रयू और वर्जीनिया गुफे को न्यूड और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखा था। अब फेडरल ऑफिशियल्स ने टोटल 36 लड़कियों को आइडेंटिफाई किया था जिनमें से ज्यादातर सेक्सुअल अब्यूज के टाइम 14 साल की थी। पर यह भी कहा जाता है कि विक्टिम्स की संख्या इससे कई ज्यादा है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तो सामने भी नहीं आई। उन्होंने ऑफिशियली तौर पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। और जो लड़कियां इस चेन में जुड़ी हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो भी ये बातें कर चुकी हैं कि लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। केस की सुनवाई आगे बढ़ती है और 2008 में इस केस में एंट्री होती है एलेक्स अकोस्टा की, उस समय के यूएस अटॉर्नी। इन्होंने विक्टिम्स को बिना बताए जेफरी एप्स्टीन के साथ सरकार की तरफ से एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया जिसके चलते जेफरी को सिर्फ 18 महीने की सजा हुई और इस पनिशमेंट के दौरान वो 12 घंटे ऑफिशियली काम के लिए बाहर भी जा सकता था। और बाद में उसका अच्छा बिहेवियर देखते हुए ये सजा 18 महीने से 12 महीने कर दी गई। साफ पता चल रहा था कि ये एक मजाक था। प्रोटेस्ट किया जाता है और इस एग्रीमेंट को इलीगल करार देकर रद्द कर दिया जाता है। पर यही एलेक्स अकोस्टा आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर उनके कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। वो बात अलग है कि बाद में रिजाइन भी दे देते हैं। 2024 की बात की जाए तो अमेरिका में कोर्ट की तरफ से कई डॉक्यूमेंट पब्लिकली रिलीज किए जा रहे हैं जिसमें प्रिंस एंड्रयू के अलावा और भी कई फेमस हस्तियों के नाम एप्स्टीन आइलैंड से जुड़ चुके हैं, जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। इन्होंने वैसे तो एप्स्टीन को जानने से साफ इनकार कर दिया था, पर ये उसके प्राइवेट प्लेन में बहुत बार बैठ चुके थे और आइलैंड पर भी जा चुके थे। जिस इलेक्ट्रिशियन ने प्रिंस एंड्रयू को देखा था उसने बिल क्लिंटन को भी आइलैंड
आइलैंड पर जेफरी के साथ देखा था। हालांकि ये दोनों सिर्फ नॉर्मली लंच कर रहे थे। इस आइलैंड पर 2006 में एक साइंस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें स्टीफन हॉकिंग भी मौजूद थे। इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग एक अंडरएज ऑर्जी में भी शामिल थे। बिल गेट्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, माइकल जैक्सन जैसे नाम भी जेफरी एप्स्टीन के साथ एसोसिएटेड हो चुके हैं। और भी बहुत सारे बिजनेसमैन और फेमस लोग हैं। नेट पर आपको इनकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। देखिए, विक्टिम लड़कियों ने इन सभी को जेफरी के साथ या आइलैंड पर देखा जरूर था, पर इन पर कोई भी संगीन आरोप नहीं लगाया। अब कौन कितना अच्छा है और किसको बचाया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जेफरी एप्स्टीन का क्या हुआ। 2009 में जेफरी को विदाउट बेल जेल भेजा जाता है। वहां पर वो फैसला आने से पहले ही खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और यहीं से मामले में कंट्रोवर्सीज जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जिस जेल में इस आदमी ने आत्महत्या की थी वो अमेरिका की सबसे सिक्योर जेल थी। पर मौत के दौरान सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, कैमरे खराब थे, जैसा कि हमेशा होता आया है। केस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल था, बहुत लोगों के घटिया सीक्रेट सबके सामने आ सकते थे, इसलिए कई लोगों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं वेल प्लान्ड मर्डर था। देखिए, पूरा सच शायद ही कोई जान पाए, क्योंकि जब किसी देश के सरकारी बाबू और अमीर लोग मिलकर कोई कांड करते हैं तो आम जनता के सामने सच को हमेशा तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जाता है। इसी केस में जो जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी मैक्सवेल, उसको 20 साल की सजा हुई है। इनके कांड भी बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।